अच्छा, इस वीडियो में बात करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस की। बेसिकली यहाँ पे जो इमिग्रेशन प्रोसेसेस होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं इनकी इमिग्रेशन की। जो मेजर होती है कि अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी एम्प्लॉयर ने आपको सेलेक्ट कर लिया, यू आर समवेयर एल्स नॉट इन कैनेडा, आपको सेलेक्ट कर लिया तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने कनाडा में पहले काम किया हुआ है या कनाडा से आपने पढ़ा हुआ है तो वो सारे पॉइंट्स मिलाकर जो है ना आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे दो किस्म की जो स्ट्रीम्स होती हैं जो कि ज़्यादातर लोगों पे एप्लीकेबल होती है जो कि कभी कनाडा आए नहीं है। एक होता है एक्सप्रेस एंट्री और एक होता है पीएनपी। अच्छा, पीएनपी जो है, पीएनपी में ये होता है कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन जिसको बोलते हैं, प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट का मतलब ये है कि जिस तरह मैं हो गया, मुझे जो है ना सस्कैचुअन ने नॉमिनेट कर लिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पे प्रोफाइल बनाई, मैंने अपलोड किए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और इन्होंने मुझे नॉमिनेट कर लिया मेरी जो फील्ड थी। इसी तरह दूसरा कोई प्रोविंस है, अल्बर्टा है, वैंकूवर है, ब्रिटिश कोलंबिया है, क्यूबेक है, या और दूसरा कोई ओंटारियो है। इस तरह के प्रोविंस ने, किसी ने मैनिटोबा हो गया, आपको सेलेक्ट कर लिया आप। लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि आपने उनके पोर्टल पे जाकर उनके जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके और अप्लाई करना होता है। तो इस तरह तो ये होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन में। दूसरा जो होता है वो होता है एक्सप्रेस एंट्री। अच्छा, एक्सप्रेस एंट्री में होता ये है कि फ़ेडरल इन्वॉल्व होता है उसमें डायरेक्टली, और आप फ़ेडरल में एक प्रोफाइल बनाकर फ़ेडरल के लिए अप्लाई करते हो। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं। पीएनपी में ऐसा नहीं होता। पीएनपी में आपको उस पर्टिकुलर प्रोविंस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम गुजारना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सस्कैचुअन का है 2 साल, ठीक है। अल्बर्टा का भी इसी तरह कुछ टाइम होगा। इसी तरह और दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनका भी कुछ टाइम होगा, तो वो टाइम आपको गुजारना पड़ता है। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। मैं भी जा सकता हूँ, मैं पीएनपी पे आया हूँ लेकिन मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन 2 साल गुजारने के बाद से। एक्सप्रेस एंट्री में आप फौरी तौर पे आपने अप्लाई किया, आपको टोरंटो में नहीं रहना, आप कैलगरी चले जाएँ, आप वैंकूवर चले जाएँ, आप किसी और जगह पर चले जाएँ, तो वो इतने कोई मसले की बात नहीं होती। प्रॉब्लम ये है दोनों में, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। दोनों में डिफरेंस ये है कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है उस पर एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि वो कोई 500 से ऊपर पॉइंट्स जा रहे हैं। उसमें होता ये है कि आपने अगर आइल्स अच्छे 8777 एक तो रिक्वायरमेंट है, अगर आप लेकर आ भी गए, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट हुआ, सब कुछ रेलेवेंट हुआ, तो आपके बहुत कम लोग हैं जिनके 500 पॉइंट्स बनते हैं, समझे, ना होने के बराबर है। अनलेस के आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस है, कनाडा से डिग्री लेकर आप वापस चले गए थे और वो सारी चीज़ें, वरना 500 पॉइंट्स बनते नहीं हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो पीएनपी का बचता है। तो अक्सर लोग पीएनपी पे जाकर, पीएनपी की वेबसाइट्स पर जाकर, जो मैंने प्रोविंसेस पहले बताए हैं, उधर जाके अप्लाई कर देते हैं और उधर काफ़ी लोगों के चांसेस बन रहे हैं आजकल जो करंट सिचुएशन कनाडा की चल रही है इमिग्रेशन की। 3 चीज़ें जो कि दोनों सूरतों में आप कोई सा भी अप्लाई करते हैं, देखिए ये प्रोसेसेस बहुत लंबे हैं तो मैं एक वीडियो में तो कवर कर भी नहीं सकता। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और सबको समझने की ज़रूरत है कि ये 3 चीज़ें आप चाहे पीएनपी के लिए पीएनपी में अप्लाई कर रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर रहे हो या किसी और स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, ये 3 चीज़ें तो ज़रूरी हैं। एक, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि बेसिकली कनाडा अगर आपने आना है तो आपके जितने अफराद हैं उस लिहाज से आपने अमाउंट दिखाना होगा। ये आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर आप अगर चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आपके लिए क्या अमाउंट रिक्वायर्ड है। अगर आप एक इंडिविजुअल है तो कोई 14,000 कैनेडियन डॉलर्स के अराउंड आपको अपनी बैंक में शो करने होते हैं। अगर आप 2 हैं तो 20,000, 3-4 में $25,000 तक चला जाता है, और इसी तरह और थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है। तो वो आपको शो करने होते हैं अपने बैंक अकाउंट में जब आप अप्लाई करने जाते हैं। अच्छा, वो किस तरह शो करने पड़ते हैं? वो समझें कि आपने अप्लाई 1 नवंबर को करना है तो उससे 3 महीने पहले की स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं। उसमें गिफ्ट डीड का भी चक्कर होता है कि जी मेरे फादर ने गिफ्ट किया तो वहाँ से पैसे आए, वो सारी चीज़ आप दिखा सकते हैं। बट जनरली आपको आसानी रहेगी कि अगर आप अप्लाई करने का सोचते हैं 1 नवंबर को, तो 1 अगस्त को जो है आपके पास रहना चाहिए
वो अमाउंट, ताकि वो 3 महीने पहले की स्टेटमेंट आप दिखा दें और फिर आप जो है ना अप्लाई कर दें। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है वो ये है ECA इक्विवेलेंसी जिसे बोलते हैं, ECA रिपोर्ट। ECA रिपोर्ट ये करती है कि अगर आपने मास्टर्स और बैचलर्स किया हुआ है, कहीं से भी दुनिया में किया हुआ है, तो कनाडा की जो बॉडीज़ हैं IQS, ICAS और WES, इसके अलावा भी अगर कोई बॉडी है तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये 3 बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि आपको इक्विवेलेंसी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान से, MBA किया हुआ है आपने, ठीक है, तो MBA की इक्विवेलेंसी आपको यहाँ से लेनी होगी। उसके लिए आपको HEC से पहले अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी होगी पाकिस्तान में, एंड देन फिर इन तीनों बॉडीज़ में से किसी को भी कांटेक्ट करके ऑनलाइन, कभी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया तो आपको भेजनी होगी। जब आप वो भेज देंगे ऑनलाइन तो उसका रिज़ल्ट आ जाता है। कभी किसी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी क्या कितने अरसे में भेजती है। 3-4 महीने भी लग जाते हैं। मेरी क्योंकि बाहर की डिग्री थी तो मेरा तो 1 हफ़्ते में आ गया था। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, मुझे तो इतना मसला ही नहीं हुआ था। लेकिन काफ़ी लोगों को 3-3, 4-4 महीने भी लगते हैं। मुझे भी लगे थे जब मेरे पास फ़ॉरेन डिग्री नहीं थी, तो वो तो 6 महीने मुझे लग गए थे। तो ये आप फ़ौरन जो है फ़ौरी के फ़ौरी जो है ना अप्लाई कर दें। तीसरी चीज़, और जिसमें अक्सर लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, वैसे तो फंसते तो पैसे में भी है, लेकिन तीसरी चीज़ ये है कि आपने आइल्स देना ज़रूरी है। आइल्स जो है वो 8-7-7 एक्सप्रेस एंट्री में चाहिए होते हैं, जो कि 777 लाना ना, जो राइटिंग में 7 लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है, सबके लिए ही डिफ़िकल्ट हुआ है। और लोग अक्सर जो है 10-10 बार देते हैं और उनके नहीं आ पाते। PNP में एक और आसानी ये होती है कि थोड़े कम में भी चल जाता है। थोड़े कम का मतलब ये है कि 6.5 अगर आपके राइटिंग में आ गए, या किसी और में लिसनिंग में आपके 7.5 आ गए, और रीडिंग में आपके 7 आ गए, तो वो भी चल जाता है, या 6.5 आ गए, वो चल जाता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप कम आइल्स में वो ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप, और आपकी फ़ील्ड भी आ रही है, तो उससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं होती। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने जहन में रखनी है, अरेंज करनी है, और इनको तो आप पहले किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, किसी के पास रजिस्टर करवाने से पहले, ख़ुद अप्लाई करने से पहले प्रोफाइल पे एक बार ये काम तो कर लें। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अक्सर लोग जो होते हैं उनको प्रॉब्लम फेस होती है कि जब वो ये तीनों चीज़ें करने जाते हैं तो डिफरेंट उनको जो है ना थोड़ा सा ख़ुद भी रीड करना चाहिए। अक्सर लोग रीड करते नहीं है, डायरेक्टली कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं और उसके बाद से फिर कंसल्टेंट उनको जो बोलता है वो करना शुरू हो जाते हैं। डोंट डू दैट। आप ख़ुद भी पढ़ें, इस अपने IRCC की वेबसाइट पे जाएं, ख़ुद पढ़ें। आपका फील्ड आती है नहीं आती, वहाँ पे आप नंबर भी ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। बहुत से लोग जो ख़ुद करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसका ज़रूर ख्याल रखें। ये 3 चीज़ें अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं तो ये तो फ़ौरी तौर पर जो है ना आप स्टार्ट कर दें, ताकि आपको जो है फ़र्दर जब आप जाएंगे तो कैनेडियन इमिग्रेशन वगैरह जो भी आपको लेनी है वो फिर जो है ना आपको ये 3 चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच।